जय हिंद फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि आखिर मूल अधिकार क्या होता है। फिर इसके बाद हमने चर्चा की थी इससे जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान। जैसे हमने देखा था अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि राज्य की स्पष्टता परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि अगर राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई जाती है जिससे मूल अधिकार का हनन होता है, मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो ऐसी विधियां शून्य हो जाएंगी। फिर आज हम देख रहे हैं इससे आगे चर्चा। जैसे एक है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जैसे हमें पता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 12 हमने देख लिया है, अनुच्छेद 13 भी हमने देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? अनुच्छेद 14 यहां पर बोलता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब यहां पर क्या है? राज्य, यहां क्या है? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से, यहां पर क्या है? राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से, व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से, विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 14 है। तो इसमें हम क्या कुछ बातें समझेंगे। जैसे सबसे पहले बात आ जाती है कि आखिर यहां पर हम पहले कुछ चीजें नोट करेंगे। जैसे विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। हम दो चीजों को पहले नोट करेंगे, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। और यहां पर क्या है? राज्य। तो हमने कुछ चीजें नोट करी हैं इसमें, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। अब यहां पर हम जैसे देखते हैं तो हमें एक चीज मन में आती है कि आखिर समता और समानता क्या है? समता और समानता तो पहले आ जाती है इसमें हम कुछ चीजें देखेंगे। जैसे पहले आता है इसमें समता और समानता। समता और समानता सबके मन में आता है कि आखिर समता और समानता आखिर क्या है? समता और समानता का मतलब यह है, जैसे मान लो अगर कुछ व्यक्तियों की रेस हुई, अगर मान लो कुछ व्यक्तियों की रेस हो रही है, ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कुछ व्यक्तियों की रेस हो रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति फर्स्ट आएगा उसको पहला प्राइज मिलेगा, जो व्यक्ति दूसरा आ रहा है उसका दूसरा प्राइज मिलेगा, जो व्यक्ति तृतीय आएगा, थर्ड आएगा, उसको तीसरा प्राइज मिलेगा, चाहे जितने भी व्यक्ति हों। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर जो व्यक्ति पहले आया तो यहाँ पर उसको पहला स्थान मिलेगा, अगर जो व्यक्ति दूसरा आया तो उसको दूसरा स्थान मिलेगा, अगर जो व्यक्ति तीसरा आया तो उसको तीसरा स्थान मिलेगा। तो ये क्या है? इसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो ये क्या है? यह समानता। ये क्या है? समानता। अब अगर हम देखें समता के बारे में जैसे कहा जाता है, जैसे समता के बारे में ये कहा जाता है कि ये परिस्थितिजन्य है। मतलब जैसी परिस्थितियां हैं उसी के हिसाब से भेदभाव होगा, मतलब उसी प्रकार से भेदभाव किया जाएगा। जैसे मान लो एक दीवार है, ये क्या है? कोई दीवार है, ठीक है, यहां पर एक बच्चा खड़ा है, एक छोटा सा बच्चा है जिसकी हाइट करीब 2 मीटर, यहाँ पर हाइट क्या है? 2 फुट है। अगर मान लो एक और उससे बड़ा बच्चा है जिसकी हाइट 4 फुट है, और एक और बड़ा बच्चा है जिसकी हाइट 6 फुट है। तो ये 3 बच्चे हैं। अगर मान लो यहाँ पर दीवार है और इनको अगर मैच दिखाना है तो मैच कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले जो बच्चा है, बच्चे के लिए हम कुछ सुविधाएं दे देंगे। मतलब इसके लिए एक बड़ा स्टूल दे दिया कि भाई तुम स्टूल पे खड़े हो जाओ और यहाँ से अपना मैच देख लो, ठीक है। तो ये क्या है? इसको ये थोड़ी बहुत सुविधाएं दे दी। अब इसके बाद जो बड़ा बच्चा है इससे बोला कि भाई तुम्हारे लिए कोई स्टूल की जरूरत नहीं है, तुम तो मैच देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है? ये सीधे सीधे मैच देख लेगा। इसके बाद जो इससे थोड़ा बीच का बच्चा है, बीच का बच्चा
इसके लिए कहेंगे भाई तुमको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए तुम छोटा सा स्टूल रखो, इतना सा स्टूल रखो और यहां से तुम मैच देख लो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये परिस्थिति जन्य है। मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को जितनी जरूरत होगी उसी हिसाब से इसमें क्या है, भेदभाव किया जाएगा। मतलब उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे अगर मान लो एक कमरे में, मान लो 4 व्यक्ति रहते हैं, अगर मान लो एक कमरे में 4 व्यक्ति रहते हैं, तो अगर ये कहा जाए कि यहां पर समानता है, समानता अगर मान लो 20 रोटी बनी है, 20 रोटी बनी है और कहा जाए कि सबको 5-5 रोटी मिलेंगी, 5-5 रोटी मिलेंगी, लेकिन हाँ पता चला कि जो लास्ट वाला लड़का है उसको तो भूख कम लगी है, लेकिन जो पहले वाला लड़का है, फर्स्ट लड़का, उसको तो भूख बहुत ज्यादा लगी है, वो तो 8 रोटी खा जाएगा। तो ये क्या है, समानता। जिसको भूख नहीं लगी है उसको थोड़ी कम रोटी दे देंगे, जिसको भूख ज्यादा लगी है उसको हम रोटी ज्यादा दे देंगे। तो ये क्या है, समानता। मतलब ये क्या है, परिस्थिति जन्य है। ये मतलब जो समानता है, समानता क्या है, ये परिस्थिति जन्य है और ये उस पर व्यवहार करता है क्या कि किसको कितनी जरूरत है, और ये क्या है, भावना पर आधारित है। तो सबसे पहले लिख रही विधि के यहां पर पहला पॉइंट कि समता और समानता में अंतर। सबसे पहले इसको लिखिए अनुच्छेद 14, तो हम इसके आगे चर्चा करेंगे। जैसे अनुच्छेद 14 लिखिए, अनुच्छेद 14 इसमें कहा गया है, और पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि कुछ अनुच्छेद केवल नागरिकों को मिले हैं, जैसे 15, 16, 19, 29, 30। तो ये क्या है, नागरिक और विदेशी। ये क्या है, नागरिक और विदेशी और विधिक व्यक्ति, नागरिक, विदेशी और विधिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति तीनों को प्राप्त है। नागरिक, विदेशी और विधिक व्यक्ति तीनों को प्राप्त है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं अनुच्छेद 14, इसमें लिखिए अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य के द्वारा, अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से और विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से और या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। और ये है, इसमें अगला पॉइंट लिखिए कि नागरिक, विदेशी और विधिक व्यक्ति तीनों को प्राप्त है। अब यहां पर बात आती है कि पहला पॉइंट हम समझने वाले हैं कि आखिर समता और समानता। तो इसके बारे में लिखिए, समानता तथ्य आधारित होती है, मतलब फैक्ट पर आधारित होती है, जबकि समता परिस्थिति आधारित होती है। समानता क्या है, तथ्य आधारित होती है, फैक्ट आधारित होती है, जबकि समता क्या है, परिस्थिति आधारित होती है। समता क्या है, ये परिस्थिति आधारित होती है, और समानता ये क्या, तथ्य पर आधारित होती है। मतलब जो तथ्य है, जो व्यक्ति फर्स्ट आया उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, और जो व्यक्ति लास्ट आया उसको तीसरा प्राइज मिलेगा, और जो व्यक्ति द्वितीय आया उसको दूसरा प्राइज मिलेगा। इस प्रकार से है। जबकि समता क्या है, ये परिस्थिति आधारित है, जिसको जितनी भूख लगेगी ज्यादा उसको उतनी रोटी मिलेगी। तो ये हमने देखा समता और समानता। अब इसके बाद आती है जैसे विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। आखिर ये क्या है, जैसे राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आखिर ये क्या है, आइए हम देखते हैं। जैसे एक शब्द आता है विधि के समक्ष समता से, तो यहां पर समझना पड़ेगा क्या कि विधि के समक्ष समता क्या है। समझना पड़ेगा कि विधि के समक्ष समता से, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखेंगे, जैसे कहा जाता है विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर विधि के समक्ष समता क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। जैसे ये है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता ये क्या है, ब्रिटिश मूल का है।
मतलब ब्रिटिश मूल का है, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। ये सबसे पहले इसमें क्या है, ये ब्रिटिश मूल का है। ये क्या है, ब्रिटिश मूल का है, ब्रिटिश मूल का, जो नकारात्मक विचार देता है। कैसा, नकारात्मक अवधारणा देता है। सबसे पहले क्या है, ये ब्रिटिश मूल का है, और दूसरी बात ये क्या है, नकारात्मक अवधारणा से संबंधित है, नकारात्मक अवधारणा से संबंधित है। नकारात्मक अवधारणा से संबंधित का मतलब क्या हो गया, इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में, अनुच्छेद इसमें कहा गया है, जैसे विधि के समक्ष समता में इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में, मतलब नकारात्मक क्या है कि नहीं का बोध होगा। नकारात्मक क्या मतलब क्या है कि नहीं शब्द का बोध होगा, नहीं। जैसे कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी, मतलब उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे व्यक्ति जितना गरीब हो, चाहे व्यक्ति अमीर हो, चाहे व्यक्ति जैसा भी हो, अमीर गरीब ऊंचा नीचा सब के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। चाहे वो अंबानी साहब हो या फिर कोई मजदूर हो, अगर किसी ने हत्या करी है तो उस पर वही अधिकार, वही कानून लागू होगा जो एक गरीब व्यक्ति पर लागू हो रहा है। तो ये क्या है, ये है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता क्या है, विधि के समक्ष समता ये क्या ब्रिटिश मूल का है, जो नकारात्मक अवधारणा पर आधारित है। और यह बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के आधार, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी। मतलब वो क्या कर रहा है, कितना है, गरीब है, अमीर है, ऊंचा है, नीचा है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबके ऊपर सभी प्रकार का भेदभाव लगा, सभी प्रकार का कानून लागू होगा। तो हमने क्या देखा, विधि के समक्ष समता। अब एक शब्द आता है विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। दूसरा क्या है, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समान संरक्षण में जैसे हम देखेंगे, विधि के समान संरक्षण, ये जो अवधारणा है ये क्या है, सकारात्मक अवधारणा है। ये क्या है, सकारात्मक अवधारणा है। मतलब यहाँ पर क्या है, ये इसमें समर्थन किया जा रहा है, इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है कि यहाँ पर बोला गया है कि विधियों द्वारा जो प्रदत्त विशेषाधिकार हैं और अध्यारोपित दायित्व हैं उनमें समान परिस्थिति के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। मतलब विधि के द्वारा जो दायित्व हैं, जो अधिकार हैं, उनमें समान परिस्थिति के अनुसार भेदभाव किया जाएगा। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि समान व्यक्ति के लिए समान और असमान व्यक्ति के लिए असमान व्यवहार होगा। मतलब यहाँ पर यह बोला गया है कि यहाँ पर अगर दो व्यक्ति हैं और वो अलग अलग प्रकार के हैं तो उनमें उसी प्रकार से भेदभाव किया जाएगा। मतलब सभी के साथ एक प्रकार का व्यवहार नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अलग अलग या फिर उनके अनुसार व्यवहार किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर क्या है, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार। ये क्या है, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है। परिस्थिति के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए, अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि परिस्थिति के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने 2003 में एक केस हुआ था, ओमकार लाल बजाज बनाम भारत संघ का केस। एक केस था 2003 का ओमकार लाल बजाज बनाम भारत संघ। तो ओमकार लाल बजाज बनाम भारत संघ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था और कहा था कि असमान लोगों के साथ, अगर जो व्यक्ति असमान है, असमान लोगों के साथ अगर एक ही प्रकार का भेदभाव किया, एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाएगा तो यह अन्याय होगा और असंवैधानिक भी होगा। इसमें कहा गया था कि अगर दो व्यक्ति हैं और वो क्या है, असमान है, मतलब असमान लोगों के साथ अगर एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाएगा तो क्या अमान्य होगा, असंवैधानिक होगा। मतलब यहां पर यह बोल दिया था। अब जैसे हम देखते हैं
जैसे अगर हम इसको एक एग्जांपल से देखें, इसको हम अगर एक एग्जांपल से देखें तो जैसे मान लो, जैसे यहां पर क्या बोला गया है कि परिस्थिति के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। जैसे मान लो अगर देखा जाए, दो महिलाएं हैं, भारत में एक कानून है कि कन्या भ्रूण हत्या पाप है, मतलब कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने की यहाँ पर व्यवस्था है। अब जैसे मान लो दो महिलाएं हैं, एक महिला ये है, ठीक है, और एक महिला ये है, दोनों प्रेग्नेंट हैं। ये क्या है, दोनों प्रेग्नेंट हैं, मतलब दोनों गर्भवती हैं, दोनों गर्भवती हैं, दो महिलाएं हैं और दोनों गर्भवती हैं, ठीक है। अब इनने पता किया डॉक्टर के द्वारा कि डॉक्टर ने बताया कि इनके पेट में क्या है, लड़की है, इनके पेट में क्या है, लड़की, दोनों के पेट में लड़की है, यहाँ पर क्या है, दोनों के पेट में लड़की है। लेकिन इसमें क्या परिस्थिति अलग अलग है। एक डॉक्टर ने बोला कि जो लड़की है, ये वाली लड़की, मतलब जो औरत है, एक महिला है, इस महिला के पेट में जो लड़की है वो क्या है, थोड़ी अपाहिज है। इसके पेट में जो लड़की है अपाहिज है, इसके पेट में जो लड़की है वो अपाहिज है। कैसी, अपाहिज है, मतलब वो क्या है, उसके हाथ पैर या फिर कुछ ऐसे टूटा हुआ है या दिल में छेद है। मतलब उसमें ये पता किया कि देखो ये लड़की है आपके पेट में, वो क्या है, थोड़ी अपाहिज है, मतलब उसको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और साथ में ये भी हो सकता है कि ये लड़की के जन्म के बाद हो सकता है कि इसके जन्म के समय आपकी मृत्यु हो जाए, आपके साथ यह हो सकता है। तो आपको भ्रूण हत्या कर देनी चाहिए, मतलब जो बच्ची है गर्भपात कर देना चाहिए। डॉक्टर ने यहां पर यह बोला कि गर्भपात कर देना चाहिए, डॉक्टर ने यह बोला। लेकिन यहां पर क्या है, ये लड़की है, इसके पेट में स्वस्थ लड़की है, ठीक है। यहां पर क्या है, स्वस्थ लड़की है इसके पेट में, और इसके पेट में क्या है, एक स्वस्थ लड़की है। और ये लड़की चाहती है कि हमारे पेट में जो लड़की है इसको हम मार दें, क्योंकि हम लड़का चाहते थे। जबकि कानून ये बोलता है कि लड़का लड़की के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगाई गई है। तो यहाँ पर क्या है, जब डॉक्टर से ये बोलेगी कि भाई हमको लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, अब इसको मार दो, तो क्या है, ये मान्य नहीं होगा। मतलब यहाँ पर डॉक्टर इसकी अनुमति नहीं देगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुमति नहीं होगी, मतलब यहाँ पर गर्भपात की अनुमति नहीं होगी। जबकि यहाँ पर गर्भपात की अनुमति हो सकती है, गर्भपात की अनुमति हो सकती है। जबकि यहाँ पर क्या, अनुमति नहीं होगी, किसी भी हाल में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर लड़का और लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हमने देखा विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। तो यहां पर थोड़ा नोट कर लीजिए, जैसे उसमें लिखिए, हेडिंग लिखिए कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। ये क्या है, ब्रिटिश मूल का है, पहला पॉइंट ब्रिटिश मूल का विचार है। ये क्या है, विचार ब्रिटिश मूल का है। और उसमें लिखिए दूसरा पॉइंट, ये नकारात्मक अवधारणा पर आधारित है, ये विचार नकारात्मक अवधारणा पर आधारित है। तीसरा पॉइंट, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी। अगला पॉइंट, साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। समान विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, मतलब यहां पर क्या है, कोई भेदभाव नहीं होगा, यहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, कोई व्यक्ति अमीर गरीब या ऊंचा नीचा विधि के ऊपर नहीं है, कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा विधि के ऊपर नहीं है। और अब लिखिए विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, ये लिखिए
अब लिखिए विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण, ये जो अवधारणा है ये क्या सकारात्मक अवधारणा है जो अमेरिकी सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? विधि के समान संरक्षण। अब दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण, समान संरक्षण, ये क्या है? ये सकारात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? सकारात्मक। ये सकारात्मक अवधारणा है और ये क्या है? अमेरिकी विचार पर आधारित है। ये क्या है? अमेरिकी विचार पर आधारित है। उसमें अगला पॉइंट लिखिए कि विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और विधि द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थिति के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। यहां पर बोला गया है कि विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों में दोनों में समान परिस्थिति के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, समान विधि के अंतर्गत, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। सभी समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है और बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब ये क्या है? ये समता पर आधारित है। ये क्या है? समता पर आधारित है, जो व्यवहार पर आधारित है, जो क्या है? व्यवहार के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार किया जाता है। अब यहां पर थोड़ा नोट कर लीजिए, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2003 में, सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2003 में ओमकार लाल बजाज बनाम भारत संघ के केस में, सर्वोच्च न्यायालय ने 2003 में ओमकार लाल बजाज बनाम भारत संघ के केस में यह निर्णय दिया कि असमान लोगों के साथ यदि, असमान लोगों के साथ यदि एक ही तरह का व्यवहार किया जाता है तो यह अन्याय होगा। अगर असमान लोगों के साथ यदि एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो यह क्या होगा? अन्याय होगा और असंवैधानिक होगा, और असंवैधानिक होगा। ठीक है, तो हमने देखा अनुच्छेद 14। अब इसमें एक चीज और आती है, जैसे इसमें एक चीज आती है विधि का शासन बनाम विधि द्वारा शासन। एक शब्द आता है, विधि का शासन है या विधि द्वारा शासन है। एक जैसे मान लो कभी पूछते हैं कि यहाँ पर भारत में विधि का शासन है या विधि द्वारा शासन है, तो एक हेडिंग डाल लीजिए, विधि का शासन बनाम विधि द्वारा शासन। विधि का शासन बनाम विधि द्वारा शासन, हेडिंग डाल लीजिए, विधि का शासन बनाम विधि द्वारा शासन। विधि द्वारा शासन। तो कहा जाता है कि भारत में, जैसे मान लो कभी क्वेश्चन आता है कि विधि का शासन है या विधि द्वारा शासन है भारत में, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। जैसे एक मुहावरा है, फ्रांसीसी मुहावरा, एक क्या फ्रांसीसी मुहावरा है, फ्रांसीसी मुहावरा। फ्रांसीसी मुहावरा ये बोलता है, फ्रांसीसी मुहावरा है क्या? ला प्रिंसिपे डी लेगलाइट। ला प्रिंसिपे, ला प्रिंसिपे, ला प्रिंसिपे डी लेगलाइट। एक जो फ्रांसीसी मुहावरा है, फ्रांसीसी मुहावरा क्या है? ला प्रिंसिपे डी लेगलाइट, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है कि विधि के आधार पर शासन व्यवस्था। मतलब एक जो फ्रांसीसी मुहावरा है ये क्या है? ला प्रिंसिपे डी लेगलाइट, जिसका अर्थ है विधि के द्वारा, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, अनुसार शासन व्यवस्था। विधि के अनुसार शासन व्यवस्था। तो मतलब यह बोलता है कि विधि के अनुसार शासन व्यवस्था। अब इसके बाद यहां पर देखते हैं कि जो विधि ला प्रिंसिपल डी लेगलाइट है, जो लैटिन शब्द क्या है? लैटिन शब्द, लैटिन शब्द ये क्या है? लैटिन शब्द लेक्स इज रेक्स से संबंधित है।
किससे? लेक्स एज रेक्स से, लेक्स एज रेक्स से, लेक्स एज रेक्स से संबंधित है, जो यह बोलता है कि विधि ही सर्वोच्च है। जो क्या बोलता है? कि विधि ही सर्वोच्च है, विधि सर्वोच्च है। मतलब लेक्स एज लेक्स क्या बोलता है? कि विधि ही राजा है। ये क्या बोलता है? कि विधि ही राजा है, विधि ही राजा है। ये बोलता है कि विधि ही राजा है। जैसे यहां पर विधि के शासन की अवधारणा, जो विधि के शासन की अवधारणा है, मतलब जो अवधारणा है विधि का शासन, जो विधि के शासन की अवधारणा, तो यहां पर एक न्यायविद है डायसी। तो डायसी ने कहा था, डायसी ने प्रतिपादित किया और बोला कि जो विधि का शासन है इसके अनुसार क्या है कि विधि ही सर्वोच्च है, विधि सर्वोच्च है, विधि सर्वोच्च है। और विधि के समक्ष सभी समान होंगे, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, विधि सर्वोच्च है, विधि से ऊपर कुछ नहीं है, ये विधि ही सर्वोच्च है और विधि के समक्ष सभी समान होंगे। और विधिक भावनाओं की भी यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। तो यहाँ हमने देखा विधि के समक्ष समता, ये विधि के यहाँ पर क्या देखा? विधि का शासन। अब देख रहे हैं हम क्या? विधि के समक्ष विधि द्वारा शासन। यहाँ पर क्या है? अब देख रहे हैं हम विधि द्वारा शासन। अब देख रहे हैं हम क्या? विधि द्वारा शासन। विधि द्वारा शासन है, इसको अगर हम देखें क्या है? विधि द्वारा शासन, विधि द्वारा शासन। जो अवधारणा है विधि द्वारा शासन, जो किससे? अभी हमने क्या देखा? लेक्स एज लेक्स से संबंधित है क्या? विधि का शासन। जबकि विधि द्वारा शासन ये लेक्स एज लेक्स पर आधारित है। जो क्या है? लैटिन शब्द लेक्स एज लेक्स पर आधारित है, लेक्स एज लेक्स पर आधारित है, लेक्स एज लेक्स पर आधारित है। मतलब यहां पर क्या हो गया? लेक्स एज लेक्स पर आधारित है। यहां पर थोड़ा उल्टा हो गया, लेक्स एज लेक्स पर आधारित है, और यहां पर क्या है? थोड़ा उल्टा हो गया। यहां पर क्या बोला गया है? इसका अर्थ हो कि विधि ही राजा है। मतलब यहां पर क्या बोला गया है? कि विधि ही, यहां पर क्या है? यहां पर यह बोला गया है कि राजा ही, यहां पर क्या है? यहां बोला गया है कि राजा ही कानून है। मतलब क्या है कि जो राजा है, राजा सर्वोच्च है, और राजा ने अगर मान लो कोई विधि बनाई है तो वही सर्वोच्च होगी। यहां पर ये क्या है? ये निरंकुशता पर बल देता है। जो विधि द्वारा शासन है ये बोलता है कि राजा ही सर्वोच्च है, राजा सर्वोच्च है, राजा सर्वोच्च है, राजा ही कानून है। मतलब राजा ने अगर मान लो कोई कानून दिया, कोई कानून बनाया, तो उसका ही पालन होना चाहिए। ये क्या है? निरंकुशता पर बल देता है। किस पर? निरंकुशता पर बल देता है, निरंकुशता पर बल देता है। ये क्या है? निरंकुशता पर बल देता है। जो विधि द्वारा शासन है निरंकुशता पर बल देता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। जुलाई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बोला था, एन वी रमन्ना साहब ने बोला था, जो न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना है, इनने कहा था कि विधि द्वारा शासन के स्थान पर, विधि द्वारा शासन के स्थान पर यदि विधि द्वारा शासन पर बल दिया जाता है तो लोकतंत्र खतरा है, तो लोकतंत्र पर खतरा है। मतलब विधि के द्वारा शासन होना चाहिए, ना कि विधि के द्वारा शासन, विधि का शासन होना चाहिए, ना कि विधि द्वारा शासन होना चाहिए। क्योंकि विधि के शासन में क्या है? ये विधि के अनुसार शासन होगा, जबकि विधि द्वारा शासन के अनुसार ये निरंकुशता पर बल दिया जाएगा। तो यहां पर लिखिए विधि का शासन बनाम विधि द्वारा शासन, हेडिंग डाल लीजिए विधि का शासन बनाम विधि द्वारा शासन। पहला पॉइंट, विधि का शासन संबंधी अवधारणा, विधि का शासन संबंधी अवधारणा फ्रांसीसी मुहावरा ला प्रिंसिपे डी लेगलाइट पर आधारित है। विधि के शासन संबंधी अवधारणा फ्रांसीसी मुहावरा ला प्रिंसिपे डी लेगलाइट पर आधारित है, ला प्रिंसिपे डी लेगलाइट पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है विधि के अनुसार शासन व्यवस्था, विधि के अनुसार शासन व्यवस्था।
यह लैटिन शब्द लेक्स इज से संबंधित है। यह लैटिन शब्द लेक्स इज से संबंधित है, जिसका अर्थ है विधि ही राजा है। जो ये क्या बोलता है कि विधि ही राजा है, मतलब अर्थात विधि ही सर्वोच्च है। विधि के शासन की अवधारणा, अगला पॉइंट, विधि के शासन की अवधारणा ब्रिटिश न्यायविद डायसी द्वारा प्रतिपादित है। विधि के शासन की अवधारणा एक न्यायविद है, ब्रिटिश न्यायविद डायसी द्वारा प्रतिपादित है, जिनके अनुसार पहला पॉइंट उसी में विधि ही सर्वोच्च है, और उसी में दूसरा पॉइंट कि विधि के समक्ष सभी समान है। विधि के समक्ष सभी समान है। और लिखिए विधि द्वारा शासन, विधि द्वारा शासन। अब लिखिए विधि द्वारा शासन। जो विधि द्वारा शासन है, इसमें लिखिए यह अवधारणा लैटिन शब्द रेक्स इज लेक्स से संबंधित है। किससे? रेक्स इज लेक्स से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है राजा ही कानून है। जिसका अर्थ होता है राजा ही कानून है। इस अवधारणा के तहत तानाशाही और निरंकुशता पर बल दिया जाता है। इस अवधारणा के तहत तानाशाही और निरंकुशता पर बल दिया जाता है। अब लिखिए अगला पॉइंट, जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने 2021 में कहा था कि विधि द्वारा शासन के स्थान पर विधि के शासन के स्थान पर विधि द्वारा शासन को अगर बल दिया जाता है, विधि के शासन के स्थान पर विधि द्वारा शासन को अगर यदि बल दिया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। यदि विधि का शासन के स्थान पर विधि द्वारा शासन पर बल दिया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह क्या है? लोकतंत्र के लिए खतरा है। और न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक के रूप में, न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक के रूप में विधि के शासन को संरक्षित और सुरक्षित रखना पड़ेगा। न्यायपालिका को विधि के शासन को, न्यायपालिका को यहाँ पर संविधान के संरक्षक के रूप में विधि के शासन को सुरक्षित रखना होगा, ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो सके। तो यह हमने देखा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। हम देखेंगे अनुच्छेद 14 के अपवाद। अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध पद पर बने रहते हुए कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, इन पर पद पर रहते हुए कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और संसद, और यहाँ पर क्या है, सांसद और विधायक को अपने व्यवहार के संदर्भ में न्यायपालिका में जवाबदेह नहीं है। मतलब सांसद और विधायक हैं, अपने व्यवहार के संदर्भ में न्यायपालिका में जवाबदेह नहीं है। एक और है इसका अपवाद कि जैसे पत्रकारों को संरक्षण दिया गया है, जो पत्रकार हैं, पत्रकारों को संरक्षण दिया गया है। और एक और है कि विदेशी राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके कर्मियों को भी संरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर लिखिए अनुच्छेद 14 के अपवाद। अनुच्छेद 14 के अपवाद, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध
राज्यपाल के विरुद्ध पद पर बने रहते हुए कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध पद पर बने रहते हुए कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगला पॉइंट, सांसद और विधायक अपने व्यवहार के संदर्भ में न्यायपालिका में जवाबदेह नहीं। सांसद और विधायक अपने व्यवहार के संदर्भ में न्यायपालिका में जवाबदेह नहीं। अगला पॉइंट, पत्रकारों को संरक्षण और विदेशी राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मियों को संरक्षण। विदेशी राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मियों को संरक्षण। तो ये हमने देखा अनुच्छेद 14, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की।